नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर स्पेशल के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान। नाज़रीन, आज मसला बहुत बड़ा है क्योंकि कई मुल्कों से जुड़ा है और लगभग 6 करोड़ की आबादी से जुड़ा है जो इस वक्त अपने घरों से दूर हो गई, बेदखल हो गई अपने घर से या दरबदर हो गई। उन्हें घर अपना छोड़ने को मजबूर होना पड़ा क्योंकि खाना जंगी है, कहीं कहीं कुछ और मसले, कहीं जंग छिड़ी हुई है, कहीं कहीं जो कुदरती कहर है उससे भी लोग अपने घरों को छोड़कर भागे हैं। चाहे बात इराक की हो, चाहे लीबिया की हो, चाहे सीरिया की हो, या इसके अलावा यूक्रेन की बात, सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, हर कहीं एक ही सी कहानी है। और ये सारे लोग, ज़्यादातर लोग यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि वो उन्हें एक महफूज डेस्टिनेशन लगता है जहां वो अपनी ज़िंदगियों को, ख़ास तौर से अपने बच्चों को बेहतर बना सकेंगे। और इतनी बड़ी आबादी के लिए इस दुनिया के मसीहा, जो अपने आप में सो कॉल्ड मसीहा हैं, बड़े मुल्क हैं, ख़ास तौर से अमेरिका, उनके पास क्या प्लान है? डोनाल्ड ट्रंप या हिलरी क्लिंटन या कोई और, जो अभी खैर कह नहीं सकते क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पार्टी की तरफ से आ गए और हिलरी क्लिंटन, उनके पास क्या कोई प्लान है ऐसी मुश्किल से निपटने का? और उनके अलावा बाकी बड़े मुल्क जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इनके पास क्या प्लान है? इस सब पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, अपने मेहमानों से सवाल जवाब करेंगे। तारुफ करवा दें उनसे। आपका मेरे साथ एयू आसिफ साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मौजूद हैं इस पैनल में। साथ ही पीके सहगल साहब हैं, दिफाई मामलों के जानकार हैं। साथ ही मेरे साथ इश्तियाक दानिश साहब मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल स्टडीज़ स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, जामिया हमदर्द से प्रोफेसर हैं और ये बेहतर हमें बता पाएंगे आखिरकार इन लोगों की मुश्किलों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं या फिर सोच समझ कर नहीं उठाए जा रहे, क्या वजह है और क्या किसका फ़ायदा छुपा है इसमें। वक्त होगा सवालों का, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसे हालात पहली बार बने हैं जब इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने घर, अपने शहर और यहाँ तक कि अपने मुल्क से अलग हो गए। पिछले 60 सालों में कच्चे माल, सस्ते मजदूर और बाजार कब्जाने की रेस में कैपिटलिस्ट लुटेरों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तमाम इलाकाई जंगों को फंड किया और कई मुल्कों में खाना जंगी को भड़काया, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए। लेकिन सन 2000 के बाद से बेघर हुए लोगों की तादाद में इजाफा हुआ क्योंकि ये वही दौर था जब अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया और सूडान में जंग या खाना जंगी का आलम उरूज पर था। पिछले साल यानी 2015 में मुल्क के अंदर ही बेघर होने वालों की तादाद 4 करोड़ है। यानी जान बचाने के लिए ये लोग अपने घरों को छोड़ कहीं और रह रहे हैं। नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल यानी NRC और जेनेवा में वाक़ तंजीम IDMC की जॉइंट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अपने ही मुल्क के अंदर बेघर हुए लोगों की तादाद मुल्क छोड़कर जाने वाले पनाह गुज़ीन से दोगुनी रही। 2011 से जारी अरब स्प्रिंग ने अब तक पनाह गुज़ीनों और मुल्क के अंदर ही बेघर हुए लोगों की एक अलग तस्वीर पेश की है। फ़लस्तीन पर इजराइल का कब्जा, सीरिया की खाना जंगी, इराक में दाइश के जुल्म और सितम, यमन सऊदी अरब में छिड़ी जंग, सूडान, नाइजीरिया और सोमालिया में बोको हराम और अल शबाब की दहशत गर्दाना हरकतों ने मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका के लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। अफगानिस्तान और यूक्रेन के खराब हालात अमेरिका और रूस के अकाउंट में जाते हैं। मशरिक़ वुस्ता में बारूद के गुबार में लोगों की जिंदगी धुंधली हो चुकी है। सबसे बड़ी कीमत बच्चों ने चुकाई है। हजारों मासूम बच्चे खाना जंगी के चलते मारे गए। सैकड़ों बेहतर जगह की तलाश में बीच समंदर डूब गए। जो मुकाम तक पहुंचे भी उनको यूरोप की सरहदों पर खदेड़ा गया। औरतें, नौजवान, बूढ़े सब समंदर, ट्रेन और कभी कभी तो पैदल ही यूरोप का सफर तय कर रहे हैं। कुछ को रिफ्यूजी टेंट मिले तो कुछ को नहीं। खाना आता है तो लूट मच जाती है। लोग रोटी पानी के लिए आपस में लड़ते हैं। बॉर्डर पुलिस अपनी सरहदों में घुसने पर सख्ती दिखाती है। लोग फरियाद करते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। तो आखिर इन बेगुनाहों का गुनाहगार कौन है? कौन है वो लोग जिन्होंने जाती मुफाद के लिए करोड़ों लोगों को उनके आशियानों से जुदा होने पर मजबूर कर दिया? क्या दहशतगर्दी और खाना जंगी का खात्मा सबके हाथों में हथियार पकड़ा देने से हो जाएगा? बेहतर तो ये होगा कि करोड़ों अरबों के हथियार बेचने वाले सो कॉल्ड अमन पसंद मुल्क अपने यहाँ हथियारों की फैक्ट्रियाँ ही बंद कर दें और हथियार सिर्फ और सिर्फ फौज के लिए ही बनाए जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि हर जंग, हर खाना जंगी, हर किस्म की दहशतगर्दी में सौदागरों का पैसा भी लगा होता है और पैसे से ज्यादा एक बड़ा मकसद भी छुपा होता है। तो आखिर इन 6 करोड़ लोगों का मसीहा कौन है? शायद कोई नहीं। तो सवाल ये है कि अगर ये तादाद यूं ही बढ़ती रही तो दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा?
नाज़रीन, आप सबने रिपोर्ट देखी। अब सवाल जवाब अपने मेहमानों से शुरू करते हैं। सबसे पहले एयू आसिफ साहब, 4 करोड़ लोग करीबन 2015 में अपने ही मुल्क में डिस्प्लेस हो गए, अपने मुल्क में ही एक मुहाजिर की सूरत में रह रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और उनका कोई अपना एक ठिकाना नहीं। वजह खाना जंगी है, सबसे बड़ी वजह जो है वो खाना जंगी है। इस सारी सूरत के इससे निपटने का कोई रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आलमी बिरादरी इसमें लगातार फेल होती दिखाई दे रही है और ये हालात और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। आखिरकार इस तरीके से अगर सब चलता रहा तो आगे 5-10 सालों में दुनिया की तस्वीर क्या होगी? देखिए आदिल साहब, सबसे पहले तो ये बात हमें ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि 2015 में जो भी लोग बेघर हुए हैं, जिनकी तादाद आपको 4 करोड़ के बराबर बताई जा रही है, ये UNHCR के रिपोर्ट के मुताबिक, मैं समझता हूँ कि ये यकीनन बहुत संगीन सूरत हाल है। और इसमें मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं और ख़ास तौर से जो अफ्रीका की कंट्री हैं, जिसमें सोमालिया वगैरह शामिल है, तो ऐसा लगता है कि साहब वहाँ के लोग जिस तरह से बेघर हो गए हैं और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ख़ुद अपने मुल्क में या अपने मुल्क से हटकर दूसरे मुल्क में उन्हें पनाह लेनी पड़ रही है। और इस पर जिस तरह से मौसर इक़दामात उठाने चाहिए थे, वो इक़दामात हरगिज़ नहीं उठाए जा रहे हैं। कहीं सियासत है तो कहीं आपको माशी तौर पर उनका एक्सप्लॉयटेशन है, तो कहीं पर कुछ और है। मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला बंद होकर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनके सिलसिले में सोचना चाहिए। लेकिन हमें ये बात भी ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ये कोई पहली बार ये मसला नहीं उठा है। ये मसला ख़ुद हमारे मुल्क में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के सबसे ख़राब हालात हैं। उससे इस दरमियान कोई ऐसे हालात नहीं बने थे जिसमें 6 करोड़ लोग अपने घरों को छोड़ दें, 4 करोड़ लोग अपने ही मुल्क में दरबदर हो जाएं। ऐसे हालात पहले नहीं बने थे। देखिए, तादाद के लिहाज से आप ये बात कर सकते हैं जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने मुल्क की भी बात करें तो तक़सीम हिंद के वक्त क्या हुआ था? अब कितनी बड़ी आबादी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आई थी। अब वो अपने ही मुल्क में जिस तरह से बेघर हो गई थी, और आज तक आपको बांग्लादेश के क्रिएशन के बाद बिहारी कहे जाने वाले लोग ख़ुद बांग्लादेश में आपको ये बेघर हैं। बड़ी तादाद है, वो कई लाख की तादाद है। न उनको पाकिस्तान ले रहा है, न उनको बांग्लादेश कबूल कर रहा है। दूसरा मसला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से एक मुल्क चुनने जा रहे थे और ये बहुत परेशान होकर सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाने को रिफ्यूज ले रहे हैं, जाकर वहाँ पर पनाह ले रहे हैं कि जब हालात बदल जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब जो लोग रिफ्यूजी होते हैं उनमें जब आप उनको भी शामिल करना होगा। आपको तिब्बती जो बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में खुद बांग्लादेशियों की तादाद जो यहाँ आई थी बहुत बड़ी, अभी भी आपको हिंदू तादाद भी है, मुस्लिम तादाद भी है, दोनों है। साथ साथ अफ़गानियों की तादाद जो बहुत बड़ी हिंदुस्तान में मौजूद थी रिफ्यूजी की शक्ल में। तो मैं समझता हूँ कि ये मसला पहले से रहा है और इस वक्त बहुत संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है, ख़ास तौर से मुस्लिम ममालिक और अफ्रीकी नेशंस के अंदर। हम यूक्रेन तक भी हम आएंगे। PK सहगल साहब, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल जो है और जेनेवा में एक ऑर्गेनाइजेशन है IDMC, इसकी एक साझा रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक जो अपने ही मुल्क में बेघर हो गए, ख़ास तौर से हम बात करें यमन और सीरिया की, तो यहाँ वो तादाद और इसके अलावा भी और ममालिक हैं, उन्हें मिलाकर 4 करोड़ लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उनके ही मुल्क में आने वाले वक्त में उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। जो लोग यूरोप पहुँच गए, बॉर्डर्स को क्रॉस कर गए, उनकी बात अलग है, लेकिन अपने ही मुल्क में इस तरीके से भटकना, आप इसे अगर हम देखें कि पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या एक तस्वीर बनकर सामने आती है? 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी समस्या का यही एक बहुत बड़ा चित्र सामने नजर आता है। ठीक, ये जो लोग रिफ्यूजीज बने अपने ही देश में, इसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। अपने घर से अलग हो गए, ठीक है, उनके पास रहने की जगह नहीं है, मैं खाने के लिए। इसमें 18 साल से कम उम्र के ही बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा, और भी छोटी उम्र के बच्चे हैं। जी जी। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है, नौकरियां नहीं है, किसी प्रकार की कोई सहूलियत जो सरकार को देनी चाहिए या यूनाइटेड नेशन की तरफ से होनी चाहिए या दूसरे देशों की तरफ है, किसी प्रकार से कोई बड़े तौर पर कुछ नहीं उनको मिल रहा। ठीक है, तो ये अगर इनको कुछ नहीं मिला तो ऑब्वियसली ये आने वाले समय में एक बहुत बड़े सिक्योरिटी थ्रेट बनेंगे अपने देश के लिए। इसी में मैं सवाल जोड़ूं, इनके पास कुछ नहीं है, इन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर चाहें तो हथियार मिल सकते हैं। ये एक सवाल है। जहां खाने को रोटी नहीं है, जहां पीने को बहुत से ऐसे दूध बच्चों को नहीं मिलते, लेकिन वहां कारतूस, बम और मशीन गन पहुंच जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही है इवेंचुअली
बहुत बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के माध्यम से ही मनी को एक्सटॉर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं दूसरों को, कई और तरीके अपनाते हैं जिससे अपना पेट पाल सकते हैं, अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं और अपने आप को और अपने परिवार की खुशहाली को आगे बढ़ा सकते हैं। इश्तियाक साहब, अरब स्प्रिंग के बाद पनाह गुज़ीनों और जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं जो अपने मुल्क में दरबदर हो गए, उनकी तादाद में भारी इजाफा हुआ है। यानी देखा जाए तो मशरिक़ वस्ता इस वक्त सेंटर है सबसे बड़े पनाह गुज़ीन तादाद का। देखिए, ये बात तो सच है और वजह जो है दो तरह की हैं जी। एक तो ये है कि बाज़ मुल्कों में आपस में जो पॉलिटिकल ग्रुप हैं वो लड़के, जैसे यमन है, ठीक, उनके आपस की लड़ाई की वजह से जो बाहर की ताकतें हैं उनको इंटरवेंशन का मौका मिला, लेकिन उसमें उतनी इंटरनेशनल ताकतें नहीं हैं। जैसे यमन है, उसमें सऊदी अरब का बेसिकली मेन इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा ईरान भी पहुंचा, जो वहाँ के शिया ग्रुप थे उनको उसने सपोर्ट किया। लेकिन सीरिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें बेसिकली जो है जो इंटरनेशनल जो ताकत है उनकी प्रॉक्सी वार हो गई वहाँ पे, और कई फोर्सेस जो शामिल हो गई, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई, और जिसकी वजह से रिफ्यूजी बहुत ज़्यादा बढ़े भी हैं। मेरे ख्याल में 1.5 करोड़ के करीब तो सीरियाई में लोग विद इन, और ये है 21 लाख तुर्की में है, 21 लाख के करीब ये है, उसमें है 10 लाख के करीब जो जॉर्डन में है, और बहुत सारे लोग यूरोप की तरफ चले गए, और विद इन जो है सीरिया जो है तकरीबन 1 करोड़ लोग जो है वो हो गए, और 2 करोड़ की पूरी आबादी है वहाँ की सिर्फ। यानी बमुश्किल जो 30-35 लाख ऐसे लोग हैं जो अब अपने घरों में हैं, बाकी सब जो है या तो बाहर मुल्कों में चले गए हैं या अपने मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह हो गए। और यहाँ मेन वजह जो है अमेरिका के अलावा रूस भी है और दूसरी ताकतें भी हैं। सीरिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू हो गया है, और जो सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं यहाँ तो समझ ही में नहीं आता कि सॉल्यूशन क्या निकलेगा। ऐसा लगता है कि लोग लड़ भिड़ के थक हार के बैठ जाएंगे। और एक चीज़ यह है कि अभी भी अगर एक्सटर्नल वो हट जाए तो सीरिया के लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है, मैं जानता हूँ कि हाईली एजुकेटेड लोग हैं, बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट हैं, दूसरे मुल्कों के इतने मोहताज नहीं हैं कि कोई उनको लड़ा सके। बाहर के इंटरवेंशन और ख़ासतौर से पॉलिटिकल और मिलिट्री कंसिडरेशन की वजह से है, तो वो लोग अभी भी जो शायद मिलजुल कर रह सकते हैं। आलमी बरादरी की कुव्वत पर भी सवाल होगा, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। सवाल और भी मेहमान हमारे साथ पहुँचो।